जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज आपको मिलेगा ट्रिपल सी का रियल पेपर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की बेहतर तैयारी के लिए मैं एक बार फिर से लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए ट्रिपल सी की मैराथन क्लास, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके मैंने समझाया है ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएं। इसीलिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो क्लास को लास्ट तक जरूर अटेंड करें। दोस्तों, आप सभी लोग लगातार पूछते हैं कि सर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए तैयारी हम कैसे करें, क्या पढ़ें, कौन सी क्लासेस देखें। इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए मैंने आपके लिए बनाई थी ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास। काफी लोगों ने उसकी नकल करना भी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आप सभी जानते हैं नकल हमेशा होती है, बराबरी नहीं। इसीलिए आप सभी लोग हमारी अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो भी समय है उस क्लास को आप अटेंड करिए। और ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। हर बार आप एग्जाम में देखिए तो लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछाते हैं। इसीलिए हमने लिब्रे ऑफिस की भी महामैराथन क्लास कराई है। वीडियो के नीचे लिंक दिया है, वहां से आप उसे देख लीजिएगा। और आप सभी के लिए ट्रिपल सी की सबसे बेस्ट ई बुक आ चुकी है, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखा है। और प्रेजेंट टाइम पर आप सभी के लिए 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है। तो फटाफट डाउनलोड करिएगा, पढ़िएगा और ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करिएगा। मॉक टेस्ट के लिए विजिट कर लीजिए www.abhaexcel.com। तो टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। कौन सा स्तर एम्बेडेड सिस्टम के भीतर उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिथम का अनुकरण करता है? विच लेवल सिमुलेट्स द एल्गोरिथम that are used within the embedded system? ऑप्शन फर्स्ट है एल्गोरिथमिक लेवल, स्विच लेवल, गेट लेवल या फिर सर्किट लेवल। इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एल्गोरिथमिक लेवल। ठीक है, याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डेजी व्हील प्रिंटर? इंपैक्ट प्रिंटर, मैनुअल प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर या फिर लेजर प्रिंटर? अब ट्रिपल सी एग्जाम में डेजी व्हील प्रिंटर से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इंपैक्ट प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर कब डेवलप हुआ? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछता है कि व्हेन डेवलप्ड, है ना, कब डेवलप हुआ। तो ये आपका 1970 में डेजी व्हील प्रिंटर को डेवलप किया गया था। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो डॉक्टर एंड्रयू गोबा। ठीक है, इन्होंने डेजी व्हील प्रिंटर को डेवलप किया था। ठीक है, सबसे पहले इसका उपयोग किया गया 1972 में, मतलब 1970 में इसका आविष्कार हो गया, लेकिन इसका जो उपयोग है वो कब हुआ आपका? तो 1972 में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर या वर्ड प्रोसेसर में डेजी व्हील प्रिंटर का उपयोग किया गया था। जो डेजी व्हील प्रिंटर है उसकी जो स्पीड है वो थी 10 to 75 पर वर्ड पर सेकेंड, है ना, मतलब एक सेकेंड में वो 10 से 75 अक्षर प्रिंट कर सकता था डेजी व्हील प्रिंटर। और इसकी जो हेड की आकृति थी वो डेजी फ्लावर की तरह थी। किसकी तरह? डेजी फ्लावर की तरह थी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? डेजी व्हील प्रिंटर हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब नेक्स्ट, स्लाइड 5 पर 12 को प्रिंट करने के लिए
आप प्रिंट डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स वुड यू सेलेक्ट टू प्रिंट स्लाइड 5 एंड 12? मीन्स अगर आपके पास कोई प्रेजेंटेशन है, जैसे आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग कर रहे हैं और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपको स्लाइड नंबर 5 और स्लाइड नंबर 12 को प्रिंट करना है, तो वहां पर कौन सा ऑप्शन आप यूज करेंगे? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, आइए समझ लेते हैं पहले। ऑल, जब हम ऑल करते हैं तो जितनी भी स्लाइड्स हैं आपकी, वो सारी स्लाइड्स आपकी प्रिंट हो जाएंगी अगर वहां पर आप ऑल को सिलेक्ट कर दोगे तब। तो हमें ऑल बिल्कुल भी नहीं करना है। करंट स्लाइड से क्या होता है कि जो स्लाइड आपकी एक्टिव है, मीन्स जिस स्लाइड पर आपका कर्सर है वो स्लाइड प्रिंट होगी। कस्टम स्लाइड का वहां पर ऑप्शन आपको मिलेगा, तो कस्टम स्लाइड्स में आप 5,12 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 5,12 लिख देंगे, तो 5वीं स्लाइड और 12वीं स्लाइड ही प्रिंट होगी, अन्य कोई स्लाइड नहीं प्रिंट होगी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कस्टम स्लाइड। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यूको बैंक मुख्यालय ने घोषणा की है कि वह भारतीय जीवन बीमा निगम से 271 करोड़ रुपए जुटाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए निम्नलिखित में से किस यूको बैंक मुख्यालय ने यह घोषणा की है कि वह भारतीय जीवन बीमा निगम से 271 करोड़ रुपए जुटाएगा? Which of the following UCO Bank headquarter has announced that it will raise 271 crore rupees from Life Insurance Corporation of India? कोलकाता, लखनऊ, भोपाल या फिर न्यू दिल्ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कोलकाता। याद रखिएगा राइट आंसर क्या है? कोलकाता। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस के सभी प्रोग्राम को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Q है, ट्रू या फॉल्स? लिब्रे ऑफिस के सभी प्रोग्राम को बंद करने की शॉर्टकट की, द शॉर्टकट की टू क्लोज ऑल प्रोग्राम ऑफ लिब्रे ऑफिस इज Ctrl+Q, ट्रू या फॉल्स? तो देखिए लिब्रे ऑफिस को क्विट करने के लिए Ctrl+Q का उपयोग करते हैं। जो करंट विंडो है, करंट विंडो को अगर बंद करना है तो उसके लिए Ctrl+W करते हैं। और लिब्रे ऑफिस का जैसे राइटर, कैल्क, इम्प्रेस ये ओपन है तो उसको क्लोज करना है तो Ctrl+Q से हम क्लोज कर सकते हैं। याद रखिएगा जैसे राइटर ओपन है तो पूरा राइटर वहां पर क्लोज हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, निम्न में से किस बैंक ने भारत में पहली बार क्रेडिट कार्ड पेश किया? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इंट्रोड्यूस्ड क्रेडिट कार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले भारत में क्रेडिट कार्ड को पेश किया था। अब नेक्स्ट, परम किसका उदाहरण है? परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैपटॉप, पीडीए, सुपर कंप्यूटर या फिर पीसी। पीसी का मतलब भी क्या हो गया? पर्सनल कंप्यूटर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो परम आपका क्या है? आप सभी जानते हैं भारत का सुपर कंप्यूटर है। कैसा है? सुपर कंप्यूटर है, याद रखिएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम आपको मिलेगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर। ठीक, अब नेक्स्ट, एक एम्बेडेड सिस्टम बाहरी दुनिया के साथ कैसे संचार करता है? हाउ एन एम्बेडेड सिस्टम कम्युनिकेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड? मेमोरी, आउटपुट, पेरिफेरल्स या इनपुट? तो कोई भी सिस्टम है वो पेरिफेरल के माध्यम से ही कम्युनिकेट करता है आउटसाइड वर्ल्ड में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पेरिफेरल्स। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन किस प्रकार से चेक करते हैं? हाउ डू वी चेक द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन?
मीन्स जब हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किस कमांड का उपयोग करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि लाइनेक्स क्या है, लाइनेक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कब डेवलप हुआ, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए आपको पूरा हम समझाते हैं कि लाइनेक्स क्या है। तो लाइनेक्स क्या है, आपका एक ओपन सोर्स है। कैसा है? लाइनेक्स आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स जानते हैं ना? ओपन सोर्स का मतलब है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें निःशुल्क में उपलब्ध है, अर्थात जिसका उपयोग करने के लिए हमें किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो क्या है? आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कब डेवलप हुआ ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका डेवलप हुआ था 17 सितंबर 1991 में। ठीक है। अब कई सारे क्वेश्चंस हैं कि किस लैंग्वेज में लिखा गया था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस लैंग्वेज में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटन किया गया था? तो ये आपका सी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में? सी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में डेवलप किया गया था। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। और किस पर बेस्ड है यह भी पूछता है। तो आपका जो ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यूनिक्स पर बेस्ड है। किस पर? यूनिक्स पर बेस्ड है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब उसके बाद फिर यहां पर बात करते हैं हम आंसर की। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन किस प्रकार से चेक करते हैं? तो यूनेम के माध्यम से चेक करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, आईआरसीटीसी ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकटिंग प्रणाली शुरू की? विद विच कंपनी डिड आईआरसीटीसी लॉन्च द इंटरनेट टिकटिंग सिस्टम? क्रिस, ब्रिक्स, ए एंड बी दोनों, या नन ऑफ द अबव? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर कि किस कंपनी के साथ मिलकर इन्होंने ये काम किया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई आईआरसीटीसी ये क्या है, इसके अंदर से हमें क्या हेल्प मिलती है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताइए फटाफट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। आप नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई इंक्वायरी करनी है ना, ट्रेन से संबंधित कोई इंक्वायरी करनी है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि किस ट्रेन में कितनी टिकट खाली हैं अभी, है ना, कौन सी ट्रेन की टाइमिंग क्या है, या किस रूट पे कौन कौन सी ट्रेन कब चलती है, ये सारी चीज़ें आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आईआरसीटीसी के माध्यम से। और इन्होंने क्रिस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकटिंग प्रणाली मीन्स ऑनलाइन टिकट जो आप जनरेट करते हैं वो इसी माध्यम से आप जनरेट कर पाते हैं। अब नेक्स्ट, बोथ वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी आर सेम। क्या वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी ये दोनों सेम हैं? ट्रू या फॉल्स? तो कभी कभी एग्जाम में वीआर और एआर का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो वीआर का फुल फॉर्म आपको पता ही हो गया वर्चुअल रियलिटी, और एआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑगमेंटेड रियलिटी होता है। और राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, निम्न में से प्रथम पीढ़ी का सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर कौन सा था? IBM 360, IBM 2700, IBM 1130 या IBM 650 मीन्स 650? बताइए। अब फर्स्ट जनरेशन से ये क्वेश्चन भी पूछे आते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में हार्डवेयर के रूप में किसका उपयोग हुआ, मेमोरी के रूप में किसका उपयोग हुआ, इसमें क्या गुण थे, क्या दोष थे। तो बताइए फटाफट, हार्डवेयर के रूप में फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग हुआ? तो यहां पर पहले राइट आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं। राइट आंसर इसका है IBM 650। IBM 650 was the most popular first generation computer. The IBM 650 मैग्नेटिक ड्रम डाटा प्रोसेसिंग मशीन है ना। तो IBM 650 जो थी वो एक मैग्नेटिक ड्रम डाटा प्रोसेसिंग मशीन थी जो फर्स्ट जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा उपयोग हुई थी।
ये लगभग 1953 से 1956 में अनाउंस्ड हुई थी, है ना। 1953 से 1956 के बीच में ये लगभग आपका अनाउंस्ड हुआ था, मतलब उसी समय इसका उपयोग काफ़ी हुआ, उसी समय डेवलप हुआ था, मार्केट में बढ़िया चला था। और फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं हम हार्डवेयर की। एग्जाम में पूछता है भाई कि हार्डवेयर कौन सा सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ या किसका उपयोग हुआ, तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ है। किसका? वैक्यूम ट्यूब आपका हार्डवेयर के रूप में उपयोग हुआ है, जिसे हिंदी में निर्वात ट्यूब भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? निर्वात ट्यूब कहते हैं। और मेमोरी के रूप में पंच कार्ड, पेपर टेप, इसका उपयोग हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट, FDDI किस प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रयोग करता है? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FDDI किस प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी का उपयोग करता है? रिंग, SEO, वेब पेज रिफ्रेश या F5? अब FDDI का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में काफी पूछा आता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा रेफरेंस। क्या होता है? नोट कर लीजिए, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, ये है FDDI का फुल फॉर्म, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपको बताइए, किस प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी का उपयोग करता है? तो रिंग का उपयोग करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एम्बेडेड सिस्टम की ऊर्जा खपत को कम करने में मदद करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन रिड्यूसिंग द एनर्जी कंपोजिशन ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम? इमुलेटर, डिबगर, सिमुलेटर या कंपाइलर्स? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कंपाइलर। कंपाइलर है क्या? आपका एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या है? बताइए, Alt+1, Ctrl+C+1, Ctrl+1 या Alt+1? बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सॉरी ऑप्शन सेकेंड, Ctrl+1 का उपयोग करते हैं लाइन स्पेसिंग के लिए लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस क्या है? आपका एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। अब नेक्स्ट, सोशल मीडिया उल्टे कालानुक्रमिक क्रम में जानकारी प्रदर्शित करता है। मीन्स, निम्न में से कौन सा ऐसा सोशल मीडिया है जो रिवर्स, है ना, मतलब पिछला, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को प्रदर्शित करने का काम करता है? मैसेंजर, ट्विटर, फेसबुक या फिर ब्लॉग? बताइए, सोशल मीडिया डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन रिवर्स क्रोनिकल ऑर्डर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लॉग। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ब्लॉग। अब नेक्स्ट, यूएसएसडी का उपयोग निम्न में से किसके बिना कर सकते हैं? बताइए, यूएसएसडी का उपयोग निम्न में से किसके बिना कर सकते हैं? सिम कार्ड, इंटरनेट, अकाउंट्स या मोबाइल बैंकिंग? अब यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूएसएसडी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, किस लिए यूज होता है, ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो किसके बिना आप यूएसएसडी का उपयोग कर सकते हैं? सिम कार्ड होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए, मोबाइल बैंकिंग होना चाहिए, लेकिन इंटरनेट का कोई भी उपयोग नहीं है उसमें, क्योंकि उसके लिए क्या है, आपको यूएसएसडी कोड रन कराना पड़ता है, जिसकी मदद से आप आसानी से सारी सेवाएं जो यूएसएसडी की हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अब ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा था यूएसएसडी का फुल फॉर्म। तो यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है
USSD का फुल फॉर्म, और इसका उपयोग करने के लिए आपको जो कोड यूज करना है वो *99# का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है? *99 और हैश। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या कर सकते हैं आप? बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, यूपीआई पिन अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये किस पर आधारित है? तो ये जीएसएम नेटवर्क पर आधारित है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी का अनुप्रयोग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आईओटी? BMP 280, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी या सेल्फ ड्राइवन कार्स। मतलब जो सेल्फ ड्राइव्स होती हैं कार, वो। तो नाम से ही पता चल रहा है स्मार्ट होम तो आईओटी का अनुप्रयोग है, स्मार्ट सिटी भी उसका है, सेल्फ ड्राइवन कार्स भी उसका है, लेकिन BMP 280 ये आईओटी का अनुप्रयोग नहीं है। आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है आईओटी का फुल फॉर्म, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, इंसाइक्लोपीडिया के लिए निम्न में से कौन सी साइट सर्वोत्तम है? विकिपीडिया, याहू, गूगल या फिर आस्क? बताइए। तो इंसाइक्लोपीडिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट सर्वोत्तम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विकिपीडिया। कौन सा होगा राइट आंसर? ऑप्शन फर्स्ट, विकिपीडिया। विकिपीडिया है क्या? तो आप जानते ही हैं कि यहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना। एक फ्री ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है जो कोई भी वॉलंटियर्स हैं उसको क्रिएट कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं, है ना। और किस द्वारा चलता है? विकिमीडिया फाउंडेशन के द्वारा ये डेवलप है, उसी के माध्यम से ये चलता है। ठीक है, याद रखिएगा। और कब ये डेवलप हुआ था या कब क्रिएट हुआ था यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो विकिपीडिया आपका 15 जनवरी 2001 को डेवलप हुआ था। ठीक है, मीन्स विकिपीडिया का फर्स्ट एडिशन आया था इसी में। ठीक है, किसने लाया? जिमी वेल्स। नोट कर लीजिएगा, जिमी वेल्स। ठीक, अब नेक्स्ट, सभी वर्कशीट के फार्मूलाज को क्या कहते हैं? व्हाट आर द फार्मूलाज ऑफ ऑल वर्कशीट कॉल्ड? मैनिपुलेट वैल्यूज, मैनिपुलेट लेबल्स, रिटर्न ऑफ फार्मूला रिजल्ट या यूज द एडिशनल ऑपरेटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिटर्न ऑफ फार्मूला रिजल्ट। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रियोफिस इंप्रेस इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्या लिब्रियोफिस इंप्रेस कोई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? ट्रू या फॉल्स? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि लिब्रियोफिस इंप्रेस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। वो क्या है? आपका एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के रूप में हम लिब्रियोफिस राइटर का उपयोग करते हैं, ना कि इंप्रेस का। ओके, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्लाइड शो को स्टार्ट करने की कुंजी क्या है? विच आर दी फॉलोइंग द शॉर्टकट की टू शो दी स्लाइड? अगर स्लाइड को शो करना है, मीन स्लाइड को स्टार्ट करना है, तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? F2, F3, F4 या फिर F5? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, F5। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर ग्राफिक्स का प्रथम उपयोगकर्ता कौन है? विलियम फेटा, इवान एडवर्ड सटरलैंड, एडा लवलेस या निकोले विलियम्स? हु इज द फर्स्ट यूजर ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स? अब एक चीज यहां पर और इंपॉर्टेंट होती है कि भाई फर्स्ट टाइम कब यूज हुआ था? तो 1960, ये बता देता हूं आपको कब यूज हुआ था। 1960 में
विलियम फेटर ने सबसे पहले कंप्यूटर ग्राफिक्स को यूज किया था और किस लिए किया था यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कॉकपिट, COCKPIT है ना, कॉकपिट ड्राइंग के लिए सबसे पहले विलियम फेटर ने 1960 में यूज किया था कंप्यूटर ग्राफिक्स का। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, विलियम फेटर। कब किया इन्होंने? 1960 में। किसके लिए किया? कॉकपिट ड्राइंग के लिए किया था। ओके, अब नेक्स्ट, ऑनलाइन वीडियो देखना क्या कहलाता है? अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, स्ट्रीमिंग या फिर नोटा? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रीमिंग। ठीक है, ऑनलाइन वीडियो देखना आपका स्ट्रीमिंग कहलाता है। दोस्तों ट्रिपल सी की जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक है, 2100 क्वेश्चन की ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे दी गई है, वहां से आप उसे डाउनलोड करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हो। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्लिपिंग का उपयोग करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस फॉर यूजिंग क्लिपिंग इन कंप्यूटर ग्राफिक्स? कॉपिंग, जूमिंग, एडिंग ग्राफिक्स या रिमूविंग ऑब्जेक्ट एंड लाइंस? तो क्लिपिंग का उपयोग है, एक प्रकार की ऐसी टेक्निक है जिसका उपयोग हम ऑब्जेक्ट, लाइन है ना, या ग्राफिक्स है, इन सभी को हम रिमूव करने के लिए करते हैं, है ना। ये कई प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि पॉइंट क्लिपिंग है ना, लाइन क्लिपिंग है, एरिया क्लिपिंग है, कर्व क्लिपिंग है, टेक्स्ट क्लिपिंग है, ये सब आपको क्लिपिंग में मिलते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा रिमूविंग ऑब्जेक्ट एंड लाइंस। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किसी शो में एक स्लाइड के स्थान पर दूसरी स्लाइड के प्रवेश प्रभाव को क्या कहा जाता है? इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस द एंट्री इफेक्ट एज वन स्लाइड रिप्लेस एनदर इन अ शो इज कॉल्ड स्लाइड ट्रांजिशन, कस्टम एनिमेशन, प्रीसेट एनिमेशन या एनिमेशन? तो इनको हम स्लाइड ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, यूपीआई के माध्यम से अधिकतम भुगतान राशि सीमा कितनी होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम पेमेंट लिमिट थ्रू यूपीआई? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 5 लाख? तो यूपीआई क्या है आप सभी लोग जानते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसका लोगो वगैरह सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है और इसके माध्यम से एक डे में, मतलब एक दिन में मैक्सिमम 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। यूपीआई की टाइमिंग क्या है? तो 24 × 7 सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे आप यूपीआई का उपयोग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? बताइए, निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? नन, यूनिक्स, MS-DOS या एक्सनिक्स? तो सिंगल यूजर, तो राइट आंसर MS-DOS आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS-DOS का फुल फॉर्म क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है MS-DOS का फुल फॉर्म, जो कब डेवलप हुआ था? तो 1980 टू 1981 में आपका डेवलप हुआ था MS-DOS, जो किस पर आधारित है? तो ये आपका CUI पर आधारित है। किस पर? CUI, जिसको हम बोलते हैं क्या? कमांड यूजर इंटरफेस। क्या बोलते हैं? कमांड यूजर इंटरफेस। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और कहीं कहीं आपको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी मिलता है। अब नेक्स्ट, A ... इज द फिजिकल पैथ
ओवर विच अ मैसेज ट्रेवल। निम्नलिखित में से या डॉट डॉट वह भौतिक पथ है जिस पर कोई संदेश मीन्स कोई मैसेज ट्रैवल करता है। पैथ, मीडियम, प्रोटोकॉल या फिर रूट। तो जो मैसेज है वो सेंडर से रिसीवर के पास एक फिजिकल पैथ के माध्यम से गुजरता है जिसे हम क्या कहते हैं, मीडियम, है ना, उसे हम मीडियम बोलते हैं या रूल्स ऑफ प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मीडियम, माध्यम। ठीक है, वह भौतिक पथ है जिस पर कोई संदेश यात्रा करता है ना। और ये मीडियम कैसा हो सकता है, गाइडेड हो सकता है और अनगाइडेड हो सकता है। मतलब देखिए, नेटवर्क के दो ही प्रकार के आपको मिलते हैं। एक आपको मिलेगा क्या, गाइडेड मीडिया, GUIDED, मतलब जो वायर्ड वाला होता है ना, मीन्स जिसमें तार के माध्यम से, वायर के माध्यम से संचार होता है, वो गाइडेड मीडिया। और जिसमें बिना तार के होता है वो क्या होता है, अनगाइडेड मीडिया होता है। कौन सा, अनगाइडेड होता है, मीन्स ये वायरलेस होता है। तो दो ही प्रकार के माध्यम हैं कम्युनिकेशन के। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से हम सोशल मीडिया पर ट्वीट कर सकते हैं, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप या नन ऑफ दीज। तो यहां पर देखिए बात की गई है ट्वीट की, तो ट्वीट हम करेंगे ट्विटर पर, है ना। इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकते हो, लेकिन ट्वीट ट्विटर से ही संबंधित है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन से सुरक्षा मुद्दे स्मार्टफोन में मौजूद नहीं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी इश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन स्मार्टफोन। डिवाइस लॉस और थेफ्ट, लूज ऑफ सेंसिटिव डाटा, डाटा हाइडिंग या अनएथोराइज्ड नेटवर्क प्रोटेक्शन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, लूज ऑफ सेंसिटिव डाटा, है ना। सेंसिटिव डाटा ये आपका सुरक्षा मुद्दा स्मार्टफोन में मौजूद नहीं होता है। अब नेक्स्ट, फॉन्ट प्रभाव पृष्ठ बनाकर हम दस्तावेज का स्वरूप बदल सकते हैं। फ्रॉम द फॉन्ट इफेक्ट पेज वी कैन चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, ट्रू और फॉल्स। तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन सिक्योरिंग द इन्वायरमेंट अगेंस्ट एन अटैक ऑन सिक्योरिटी। निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा पर हमले के खिलाफ पर्यावरण को सुरक्षित करने का कारक नहीं है। द एजुकेशन ऑफ हैकर, द बिजनेस स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी, द नेटवर्क आर्किटेक्चर, द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। तो एजुकेशन ऑफ हैकर, हैकर की एजुकेशन ये तो सुरक्षित करने का कारक है। नेटवर्क आर्किटेक्चर जितना अच्छा रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। सिस्टम और कॉन्फ़िगरेशन जितना अच्छा रहेगा वो बढ़िया रहेगा। लेकिन बिजनेस स्ट्रेटजी ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटजी का इससे कोई भी मतलब नहीं है ना, कोई भी मसला ही नहीं है उसका। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कानूनी रूप से हैकिंग करने वालों को क्या कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हैकिंग लीगली। साइबर हैकर, नॉन एथिकल हैकर, एथिकल हैकर या फिर नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन एथिकल हैकर, सॉरी एथिकल हैकर, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अथॉरिटी ओवर इंटरस्टेट एंड इंटरनेशनल कॉमर्स इन कम्युनिकेशन फील्ड। संचार क्षेत्र में अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य पर किस संगठन का अधिकार है। FCC, ITUT, IEEE या ISOC। तो FCC का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। तो इसका फुल फॉर्म है फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन। ठीक है, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, FCC का ही अधिकार है। अब नेक्स्ट,
और एक चीज़ और यहाँ पर, कब ये फाउंड हुआ था, कब क्रिएट हुआ था, तो 1934 में इसको डेवलप किया गया था, या उस समय ये क्रिएट हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? यूएसए में, यूएसए। अब नेक्स्ट, SAS का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SAS? सुपर एडवर्टाइजिंग सिस्टम, स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम, सिंपल एनिमेटेड सिस्टम, या लास्ट ऑप्शन स्मार्ट आर्गुमेंटेड सिस्टम। तो SAS का फुल फॉर्म स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ नेटवर्क एज डिवाइसेस? पीसी, स्मार्टफोन, सर्वर, या फिर स्विच। तो जो नेटवर्क एज डिवाइस होते हैं वो होस्ट सिस्टम को रिफर करते हैं। ठीक है, विच कैन होस्ट एप्लीकेशन लाइक वेब ब्राउजर, है ना। वो जो होस्ट एप्लीकेशंस हैं वो एक प्रकार से ब्राउजर की तरह बिहेव करते हैं। तो जो स्विच है वो नहीं ऑपरेट कर सकता है ना। अ स्विच कैन नॉट ऑपरेट एज अ होस्ट, होस्ट की तरह स्विच कभी भी ऑपरेट नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, स्विच। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स के खोजकर्ता कौन है? लाइनस टोरवाल्ड्स, सन माइक्रो सिस्टम, बिल गेट्स, या नन ऑफ दीज। तो लाइनेक्स के खोजकर्ता कौन है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट, लाइनस टोरवाल्ड्स। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम 100 से अधिक जूम कर सकते हैं। बताइए, कैल्क में क्या आप 100% से अधिक जूम कर सकते हो? तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम 100% से अधिक जूम कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, मैक एड्रेस का आकार क्या होता है? बताइए, 12 डिजिट, 6 बाइट, 48 बिट्स, या ऑल। तो मैक एड्रेस का आकार कितना होता है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 बिट्स। अब नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन स्टाइल इज क्रिएटेड और मॉडिफाइड व्हेन पोजिशनिंग पेज इज अवेलेबल, ट्रू या फॉल्स। स्थिति पृष्ठ उपलब्ध होने पर प्रस्तुति शैली बनाई या संशोधित की जाती है। तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स को स्लाइड पर रखा जा सकता है। मीन्स किसी टेक्स्ट बॉक्स को स्लाइड में कहां पर रखा जा सकता है? एनीवेयर, नोवेयर, बॉटम, या फिर टॉप। तो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए F2 का उपयोग करते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स को हम कहीं पर भी स्लाइड में रख सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, एनीवेयर, है ना। आप बॉटम में रखिए, टॉप पे रखिए, मिडिल पे रखिए, कहीं पर भी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट, लिंक्डइन कब लॉन्च हुआ? बताइए, 2002, 2003, 2004, या फिर 5। लिंक्डइन है क्या? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है ना, कि लिंक्डइन कब है, कब फाउंड हुआ, बहुत सारा है। तो बताइए फटाफट, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो लिंक्डइन आपका एक जॉब ओरिएंटेड एप्लीकेशन है। कैसा है? जॉब ओरिएंटेड एप्लीकेशन है, और ये आपका बन गया था 2002 में, लेकिन लॉन्च कब हुआ था? 5 मई 2003 को लॉन्च हुआ था लिंक्डइन, याद रखिएगा। ठीक है, कहां पर हुआ था? तो कैलिफोर्निया, यूएसए में इसे लॉन्च किया गया था। कहां? ठीक है, अब इसके फाउंडर कौन है? तो रीड हॉफमैन, REIDHOFFMAN, रीड हॉफमैन लिंक्डइन के फाउंडर हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग है? Which of the following is an application of artificial intelligence? It helps to exploit to secure the firm, language understanding and problem solving, easy to create a website, it helps to deploy application on the cloud.
बताइए निम्न में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग है? तो इसका राइट आंसर लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, टेक्स्ट एनालिटिक्स एंड NLP। अब नेक्स्ट, जॉयस्टिक एक किस प्रकार का डिवाइस है? व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ जॉयस्टिक? इनपुट, आउटपुट, बोथ या फिर नन? तो जॉयस्टिक क्या है? आपका एक गेम खेलने की इकाई है ना, जिसकी वजह से आप कंप्यूटर में आसानी से गेम खेल सकते हो। जैसे आपने देखा है 4 व्हीलर का गियर, वैसे ही आपका जॉयस्टिक होता है जो आप फिगर में देख सकते हो। तो जॉयस्टिक एक प्रकार का कैसा है? इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। अब नेक्स्ट, जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, उसी प्रकार सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किसके लिए उपयोगी होता है? TCP/IP, UDP, DCCP या SCTP? Just as transport layer protocol is used for electronic mail transfer, similarly it is useful for simple mail transfer protocol. मीन्स ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है वो इलेक्ट्रॉनिक ईमेल के लिए उपयोगी होती है, वैसे ही SMTP के लिए क्या उपयोगी है? तो TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछाता है कि कंप्यूटर का सबसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? तो TCP/IP ही कंप्यूटर का सबसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। अब नेक्स्ट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रक्रिया को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? इन हाउ मेनी कैटेगरीज प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कैटेगराइज्ड? 5 कैटेगरी प्रोसेसर्स या प्रोसेस आर कैटेगरी बेस्ड ऑन द इनपुट प्रोवाइडेड। जो प्रोसेस है वो जैसा इनपुट प्रदान किया गया है उस प्रकार से कैटेगरी वाइज वो डिवाइडेड है 3 कैटेगरी में, या फिर प्रोसेस को हमने वर्गीकृत किया ही नहीं है। तो ये 3 भागों में वर्गीकृत हुआ है ना, कि जो प्रोसेसिंग है वो कितनी श्रेणी में वर्गीकृत हुई है? तो 3 में हुई है। कौन कौन सी 3 है यह भी आप जान लीजिए। 3 स्टेप है। पहला है सेंसिंग। क्या है? सेंसिंग। दूसरा आपका क्या है? रीजनिंग। और तीसरा है एक्टिंग। ठीक है, ये 3 कैटेगरी हैं। जो सेंसिंग होता है, सेंसर की मदद से क्या करता है कि जो डाटा है उसके बारे में वो जानकारी इकट्ठा करता है। रीजनिंग की मदद से क्या करता है? सोचता है ना, कि कैसे हमें सेंसर के माध्यम से इसको प्रोसेस कराना है, और फिर एक्ट करता है, फिर वो जनरेट करता है जो भी चीजें आपको चाहिए। अब नेक्स्ट, ई कॉमर्स में G2B का क्या अर्थ है? व्हाट डज G2B मीन इन ई कॉमर्स? गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन, बिजनेस टू गवर्नमेंट, या नन ऑफ दीज? तो G2B का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर गवर्नमेंट टू बिजनेस। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट, आप दैनिक आधार पर प्रोजेक्ट की प्रक्रिया को ट्रैक कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार के चार्ट का उपयोग करना चाहिए। यू कैन ट्रैक द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट ऑन द डेली बेसिस, विच टाइप ऑफ चार्ट शुड यू यूज? मीन्स अगर आपको अपना डेली का जो भी प्रोजेक्ट का प्रोसेस को ट्रैक करना है तो उसके लिए कौन सा चार्ट आपको उपयोग करना चाहिए, ये इसका कहने का मतलब है। या आप जो भी डेली वर्क कर रहे हैं, आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की जो प्रोसेसिंग है उसको ट्रैक करना है डे बाय डे, तो कौन सा चार्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा? रो चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, या फिर पाई चार्ट? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइन चार्ट इसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, तो लाइन चार्ट का उपयोग करना चाहिए। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है? लिब्रेशियन सेरिफ, टाइम्स न्यू रोमन, लिब्रेशियन सैंस, या नन ऑफ दीज? इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए।
वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहां पर बात की गई है डिफॉल्ट फॉन्ट की, है ना, मीन्स लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है। वैसे आप जानते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग के रूप में हम लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग करते हैं। तो आइए लिब्रे ऑफिस राइटर हम ओपन कर लेते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि कैसा हमें फ्रेगमेंटेशन दिखता है और कैसे वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम, फॉन्ट स्टाइल, ये सब कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिब्रे sans serif आपको बाय डिफ़ॉल्ट में दिख रहा है। यहाँ पर जूम साइज कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम लिब्रे sans serif है और यहाँ पर फॉन्ट साइज कितनी है बाय डिफ़ॉल्ट, तो 12 होती है। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही हम देखें मिनिमम जूम साइज और मैक्सिमम जूम साइज, तो मिनिमम जूम साइज यहाँ पर आप देख सकते हो कितना है, 20% होता है मिनिमम जूम साइज लिब्रे ऑफिस राइटर में। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 600% होता है जूम साइज। मिनिमम 20, मैक्सिमम 600, ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम क्या होता है, तो अनटाइटल्ड 1 होता है। यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस राइटर। कितनी मेनूज होती हैं, तो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो और हेल्प। टोटल 11 मेनू आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत मिलती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा, सारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा था कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या है, तो लिब्रे sans serif है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से WMI का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। WMI का पूर्ण रूप क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ WMI? विंडोज मोबाइल इंस्टॉलेशन, विंडोज मैनेजमेंट इंस्टॉलेशन, विंडोज मेकर इंफॉर्मेशन या नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो WMI का फुल फॉर्म होता है विंडोज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, इंटेल सीपीयू के लिए एक ब्रांड है, ट्रू या फॉल्स, बताइए। क्या इंटेल सीपीयू के लिए एक ब्रांड है? इंटेल है क्या, आप जानते हैं, है ना, एक बहुत ही बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो प्रोसेसर का निर्माण करती है। एक क्वेश्चन पूछा आता है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो इंटेल 4004 ये आपका पहला माइक्रो प्रोसेसर है जो इंटेल नामक कंपनी द्वारा ही बनाया गया था, है ना। मीन्स समझ लीजिए कि पहला माइक्रो प्रोसेसर जिस कंपनी ने बनाया वो कितना बड़ा ब्रांड है। तो सही बात है, इंटेल सीपीयू के लिए ब्रांड है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके लिए लार्ज मुख्य मेमोरी की आवश्यकता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड लार्ज मेन मेमोरी? टाइपिंग, वॉइस, ग्राफिक्स या फिर ऑल। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑल। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग, वॉइस, ग्राफिक्स, इन सभी के लिए आपका लार्ज मेन मेमोरी की आवश्यकता होती है। लार्ज मेन मेमोरी से मतलब यहां पर किससे है, प्राइमरी स्टोरेज से है। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज आप जानते हैं ना, जो प्राथमिक मेमोरी होती है। अब यहां पर देखिए प्राइमरी मेमोरी के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स हैं, रैम और रोम, है ना। रैम भी है और रोम भी है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म क्या है, तो रीड ओनली मेमोरी है। नोट डाउन कर लीजिएगा, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। अब रैम के 2 पार्ट हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम। क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम दूसरे की। ठीक है, दूसरा कौन सा है हमारा, रोम। रोम के कितने पार्ट हैं, पी रोम,
ईपी रोम और डबल ईपी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ईपी रोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, और डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, WPA का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज WPA? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। WPA का फुल फॉर्म, WPA के 3 वर्जन्स होते हैं, WPA, WPA-T और WPA-3, है ना। मतलब WPA, WPA-2, WPA-3, ये 3 क्या है आपके सिक्योरिटी सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, जो 2000 में डेवलप किए गए थे, मीन्स सन 2000 में इसको डेवलप किया गया था वाईफाई अलायंस के द्वारा। ठीक है, किस लिए किया गया था? तो जो वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क है उसको सिक्योर करने के लिए ही इसको डेवलप किया गया था। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पैरामीटर के आधार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता को वर्गीकृत किया गया है? बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कैटेगराइज्ड? Based on functional only, based on capabilities only, based on capabilities and functionally, या it is not categorized? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, काफी इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज एंड फंक्शनली, दोनों के आधार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट, फ्लैश मेमोरी रैम के समान है लेकिन स्थिर है। बताइए, फ्लैश मेमोरी सिमिलर टू रैम बट नॉन वोलेटाइल। तो ये आपका बिल्कुल क्या है, ट्रू है। फ्लैश मेमोरी रैम के समान है लेकिन ये क्या है, स्थिर है। ठीक है, और जो रैम है वो कैसी मेमोरी है, वो वोलेटाइल मेमोरी है, अस्थिर में है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सिम का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, सिम, आप सभी लोग सिम का उपयोग करते हैं, तो वही यहां पर पूछा गया है आपसे कि सिम का फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल या मॉडल, या सिक्योर इंफॉर्मेशन मॉड्यूल, या नन ऑफ दीज? बताइए सिम का फुल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से IMF का पूर्ण रूप क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ IMF? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सॉरी इंटरनेट मॉनेटरी फंड, ईथरनेट मॉनेटरी फंड, या नन ऑफ दीज? बताइए IMF का फुल फॉर्म क्या है? तो IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब यहां पर यह आपके लिए जानना जरूरी है कि IMF है क्या, कहां की एजेंसी है, इसमें कितने कंट्रीज शामिल हैं, ये सारे क्वेश्चंस SSC एग्जाम में बनते हैं। तो IMF क्या है? एक USA की प्रमुख फाइनेंशियल एजेंसी है। ठीक है, USA की प्रमुख वित्तीय एजेंसी है जिसमें लगभग 190 देश शामिल हैं। कितने? यहां पर नोट डाउन कर देते हैं, 190, है ना, 190 देश इसके अंतर्गत शामिल हैं। साथ ही साथ ये कब डेवलप हुआ, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये कब इसकी खोज हुई थी? तो जुलाई। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चेंज केस कमांड किस मेनू में मौजूद होती है? इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, या फिर एडिट? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू इज द चेंज केस कमांड प्रेजेंट? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर देखिए, हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर, फॉर्मेट मेनू में जाते हैं, तो यहां पर देखो टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है और यहीं पर आपको लास्ट में मिलता है साइकिल केस। साइकिल केस ही आपका चेंज केस है जिसकी मदद से आप अलग अलग केस चेंज कर सकते हैं। केस चेंज करने से यहां पर मतलब किससे है?
लेटर के अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, टुगेल केस, कैपिटलाइज एवरी वर्ड, इनसे यहां पर मतलब है ना। तो जिसकी शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस F3 होती है, नोट डाउन कर लीजिएगा। शिफ्ट प्लस F3 साइकिल केस के लिए करते हैं। यहां पर देखिए अपर केस भी दिया गया है, लोअर केस भी है, सेंटेंस केस भी है, कैपिटलाइज एवरी वर्ड भी है, टुगेल केस भी है, स्मॉल कैपिटल भी है ना। तो कहां मिल रहा है, फॉर्मेट मीनू में आपको मिलना है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, फॉर्मेट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट ऐड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की यूज टू ऐड अ कमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। कंट्रोल प्लस M, कंट्रोल प्लस K, कंट्रोल प्लस C या कंट्रोल प्लस Alt प्लस C। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर देखिए राइटर ओपन है, कमेंट इंसर्ट करने के लिए आपको कहां जाना है, तो ये भी मैंने आपको बताया है, इंसर्ट मेनू में आपको जाना है। इंसर्ट मेनू में आप जाओगे तो यहां पर आपको कमेंट का ऑप्शन मिलेगा, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस Alt प्लस C, है ना। मीन्स कमेंट ऐड करना है तो चाहे तो इंसर्ट मेनू में जाके कमेंट पर क्लिक करिए या डायरेक्टली कंट्रोल प्लस Alt प्लस C का उपयोग करिए। पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस इंटर। हाइपर लिंक के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो कंट्रोल प्लस के। अब यहां पर आइए राइट आंसर टिक कर देते हैं, ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस आर प्लस सी। अब नेक्स्ट, डॉट 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 मल्टीप्लेक्सिंग तकनीकी है, मीन्स निम्न में से ऐसी कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग तकनीकी है जो प्रत्येक सिग्नल को एक अलग वाहक आवृत्ति पर स्थानांतरित करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद करिएगा, एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। डॉट 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 इज द मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक दैट शिफ्ट ईच सिग्नल टू अ डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी। FDM, TDM, बोथ FDM एंड TDM या PDM। तो देखिए FDM का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। तो FDM का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। वैसे यहां पर TDM का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। क्या होता है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, FDM, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। FDM एक ऐसी मल्टीप्लेक्सिंग तकनीकी है जो प्रत्येक सिग्नल को एक अलग वाहक आवृत्ति पर स्थानांतरित करने का काम करती है। अब नेक्स्ट, APS के माध्यम से आप बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। कैन यू विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक थ्रू APS, ट्रू आर फॉल्स। तो बिल्कुल सही है, APS के माध्यम से हम बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। अब APS का फुल फॉर्म क्या है, तो APS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। APS के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कैश विड्रॉ कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, है ना, POS उपयोग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों का उपयोग हम APS के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जरूरत होती है आधार नंबर और बायोमेट्रिक की, है ना। एक क्वेश्चन पूछता है क्या APS के लिए हमें डेबिट कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर आधार कार्ड के द्वारा काम होता है। अब नेक्स्ट, आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी ऑब्जेक्ट के लिए शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे। टू डिस्प्ले अ शॉर्टकट मेनू फॉर एन ऑब्जेक्ट यू यूज, मीन्स जो ऑब्जेक्ट आप उपयोग कर रहे हैं उससे संबंधित शॉर्टकट मेनू ओपन करने के लिए क्या करेंगे। राइट क्लिक द ऑब्जेक्ट, पॉइंट द ऑब्जेक्ट एंड प्रेस कंट्रोल प्लस P, टच द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन विद योर फिंगर या क्लिक द ऑब्जेक्ट। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। मीन्स जो ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करिए या पॉइंट द ऑब्जेक्ट एंड प्रेस कंट्रोल P,
ऑब्जेक्ट को पॉइंट करिए, क्लिक करिए और Ctrl+P करिए, तो ये भी नहीं करना है। सिंपल सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे संबंधित चीज चाहिए, सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, तो आपको जो भी शॉर्टकट मेनूज हैं उससे संबंधित आपको मिल जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, डिजी लॉकर के संदर्भ में ई साइन का क्या मतलब है, बताइए। What is the meant by e-sign in the context of DigiLocker? Online electronic signature, online scan signature on cloud, sign with a digital pen या online scan signature? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है। ठीक है, डिजी लॉकर कब डेवलप हुआ यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दिसंबर 2015 में डिजी लॉकर को भारत सरकार ने लॉन्च किया था। किस मंत्रालय ने लॉन्च किया यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा डिजी लॉकर को दिसंबर 2015 में लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट सामान्य टेक्स्ट की तुलना में छोटा टेक्स्ट होता है। आर सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट शॉर्टर टेक्स्ट देन नॉर्मल टेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स। तो यहां पर देखिए, जैसे हम जूम कर लेते हैं और यहां पर अभी देखिए हम लिखते हैं अब है, और फिर हम यहां पर लिखते हैं एक्सेल। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर हम सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं। एल को हमने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गए, टेक्स्ट पे गए, हमने सुपरस्क्रिप्ट लगा दिया, तो एल देखिए क्या हो गया, अदर की अपेक्षा में छोटा हो गया ना। यहां पर एक्स को सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट पे गए, टेक्स्ट पे गए, सबस्क्रिप्ट कर दिया, तो यहां पर देखिए सबस्क्रिप्ट में भी ये नॉर्मल की तुलना में छोटा हो गया। तो सुपर में टेक्स्ट के ऊपर और सब में नीचे, ये दोनों में फर्क होता है। ठीक है ना, तो नॉर्मल की तुलना में छोटा हो ही गया। अब दोनों की शॉर्टकट की भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सुपरस्क्रिप्ट के लिए Ctrl+C+P और सबस्क्रिप्ट के लिए Ctrl+C+B का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ट्रू है। अब नेक्स्ट, यह एक मध्यस्थ वातावरण है जो उपयोगकर्ता में भौतिक परिवेश में, मतलब फिजिकली परिवेश में मौजूद होने की अनुभूति पैदा करता है। मीन्स इट इज mediate environment which create the sensations in a user of being recent in a physical surrounding, है ना। मतलब एक ऐसा माहौल बनाता है, लगता है कि हाँ हम फिजिकली वहां पर मौजूद हैं, जबकि होता ऐसा नहीं है ना। जैसे आप सपने देखते हैं ना, तो सपने देखते समय क्या होता है, लगता है हाँ हम पहाड़ों में बढ़िया यहाँ पर ऐसी जगह पर हैं, आप होते नहीं हैं लेकिन एक मानते हैं, है ना। तो वैसे ही कंप्यूटर में ऐसा कौन करता है, GUI, वर्चुअल रियलिटी, WWW या HMD। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, GUI का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एग्जाम में पूछता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, WWW का फुल फॉर्म पूछता है तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है ना। अब HMD का फुल फॉर्म क्या होता है, ये मैं आपके लिए ड्रॉप कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा HMD का फुल फॉर्म क्या है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक सेंट्रल कंप्यूटर जो बहुत से कंप्यूटर को अन्य सभी कंप्यूटर से जोड़ता है क्या कहलाता है। One of the following central computer which connects many computer to all other computers is called ... लैपटॉप, सर्वर, सुपर कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर। तो उसे बोलते हैं सर्वर। सर्वर के माध्यम से ही अन्य कंप्यूटर से जुड़ते हैं। ठीक है, एक सेंट्रल कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर्स को जोड़ने का काम कौन करता है, सर्वर ही करता है। अब नेक्स्ट, हम ईमेल से ऑडियो और वीडियो नहीं भेज सकते हैं। वी कांट सेंड ऑडियो एंड वीडियो बाय ईमेल। तो बिल्कुल गलत है, हम ईमेल से ऑडियो और वीडियो सेंड कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, फॉल्स। ईमेल क्या है, आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसका उपयोग संदेशों के आदान प्रदान के लिए हम
करते हैं। जैसे आपको हमें कोई मेल करनी है तो आप नॉर्मली प्रेस करिए अपने ईमेल बॉक्स में, अब है एक्सेल कंप्यूटर @gmail.com, ठीक है। तो यहां से आप हमें आसानी से मेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग कौन सा है? सेल, कमांड, कर्नेल या टर्मिनल? तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट कौन सा है? तो कर्नेल है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, रिसाइकल बिन से फाइल को हटाया नहीं जा सकता है। फाइल फ्रॉम रिसाइकल बिन कैन बी एन अनडिलीटेड, ट्रू आर फॉल्स? तो ये आपका बिल्कुल गलत है। रिसाइकल बिन से हम फाइल को हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम नॉर्मली किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वह रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर हो जाती है, और रिसाइकल बिन में जो फाइल चली गई है वहां से आप उसे रीस्टोर भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन पूछता भी है कि क्या रिसाइकल बिन से फाइल को रीस्टोर कर सकते हैं? तो जी हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिलीट भी कर सकते हैं। यहां पर कहा हटाया नहीं जा सकता, तो ये गलत है। ऑप्शन बी फॉल्स। अब नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शंस मूव AX BX निम्नलिखित में से किस संबोधन विधि का प्रतिनिधित्व करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मेथड डज द इंस्ट्रक्शंस MOV AX BX रिप्रेजेंट? बताइए। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड या रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड? तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब नेक्स्ट, क्या सभी ईमेल अटैचमेंट सुरक्षित होती हैं? ट्रू या फॉल्स? आर ऑल ईमेल अटैचमेंट सिक्योर? तो बिल्कुल गलत है। सभी ईमेल अटैचमेंट सुरक्षित नहीं होती हैं। बहुत सारे में वायरसेस का खतरा होता है, इसीलिए हमें सोच समझकर और देखकर ही कोई भी ईमेल डाउनलोड करनी चाहिए कि हम कहाँ से मेल डाउनलोड कर रहे हैं, जिस प्लेस से कर रहे हैं वो सिक्योर है या अनसिक्योर। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कैलकुलेट? लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस या ऑल ऑफ दी अबव? तो लिब्रे ऑफिस राइटर वर्ड प्रोसेसिंग है, आप जानते हैं, डॉक्यूमेंट प्रोग्राम है। कैल्क आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कैलकुलेशन का काम करता है ना। तो कैलकुलेट से आप समझ सकते हैं कैल्क। राइट आंसर ऑप्शन बी। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या है? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। अब नेक्स्ट, 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर की शब्द लंबाई क्या है? व्हाट इज द वर्ड लेंथ ऑफ एन 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर? 8 बिट्स से 64 बिट्स, 4 बिट्स टू 32 बिट्स, 8 बिट्स टू 16 बिट्स या 8 बिट्स टू 32 बिट्स? तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, 8 बिट टू 64 बिट्स। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग USSD में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन USSD? ईमेल, MPIN, OTP या इनमें से कोई नहीं? तो USSD में MPIN का उपयोग करते हैं, है ना। ऑप्शन बी इज राइट। USSD का फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। अब नेक्स्ट, प्रोसेस प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? बताइए। प्रोसेस मैनेजमेंट इज टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रू या फॉल्स? तो प्रोसेस मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही टास्क है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर? Alt प्लस इंटर, Shift प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस Shift प्लस इंटर या कंट्रोल प्लस इंटर? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इंटर। ऑप्शन डी इज राइट। अब
नेक्स्ट, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर में कितने ऑपकोड मौजूद होते हैं? इन 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर हाउ मेनी ऑपकोड्स आर प्रेजेंट? 246, 278, 250 या 256? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। तो मैक्सिमम जो होते हैं वो होता है 256, बट कंसिस्ट ऑफ ओनली 246 ऑप कोड्स। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट 246 और मैक्सिमम 256 हो सकता है। ठीक है, इतना पॉसिबल है 256, लेकिन नॉर्मली आपको 246 मिलता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में इटैलिक और बोल्ड कमांड मौजूद होती है? टूल्स, इंसर्ट, फॉर्मेट या फिर व्यू? बताइए। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन सी फॉर्मेट। फॉर्मेट में आप जाएंगे टेक्स्ट ऑप्शन पे, तो यहीं पर आपको बोल्ड, इटैलिक, बोल्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल +B, इटैलिक की कंट्रोल +I, डबल अंडरलाइन की कंट्रोल +D, है ना, ये सारे ऑप्शंस आपको यहां पर मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट, इंटरनेट सर्फिंग के दौरान उपयोगकर्ता को समय बचाने में मदद करने के लिए इंटरनेट ब्राउज़र सेवा नेविगेशन सुविधाएं प्रदान नहीं करता है। इंटरनेट ब्राउज़र डजंट प्रोवाइड सर्विस नेविगेशन फैकल्टीज टू हेल्प यूजर सेव टाइम व्हाइल इंटरनेट सर्फिंग। तो इंटरनेट सर्फिंग के दौरान उपयोगकर्ता को समय बचाने में मदद करने के लिए इंटरनेट ब्राउज़र सेवा नेविगेशन सुविधाएं प्रदान नहीं करता है। तो ट्रू है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ईमेल और यूआरएल अलग अलग होते हैं। क्या ईमेल और यूआरएल अलग अलग हैं? तो बिल्कुल सही है। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है, और यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक विकल्प किस मेनू में मौजूद होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू ऑफ द पेज ब्रेक ऑप्शन इज प्रेजेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? इंसर्ट, एडिट, व्यू या फिर फॉर्मेट? तो पेज ब्रेक का जो ऑप्शन है वो इंसर्ट मेनू में आपका अवेलेबल है। इंसर्ट मेनू में आप जाते हो तो पहला ऑप्शन आपको मिलता है पेज ब्रेक का। ठीक है, शॉर्टकट की कंट्रोल+Enter। अब नेक्स्ट, प्रोबोट वे बॉट हैं जो डेटा को संशोधित करने के लिए सरल दोहराए जाने योग्य नियमों का पालन करते हैं। प्रोबॉट्स आर द बॉट्स दैट फॉलो सिंपल रिपीटेबल रूल्स टू प्रोसेस डाटा। ट्रू या फॉल्स? बताइए, प्रोबोट्स क्या होते हैं? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर जो आप पढ़ोगे तो उसमें ये सारे टॉपिक्स आपको मिलते हैं। तो प्रोबोट्स आर दी बेसिक बॉट्स दैट फॉलो सिंपल रूल टू प्रोसेस एंड कैलकुलेट इंफॉर्मेशन, है ना, बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर में से जो अनिवार्य रूप से स्विच्ड ईथरनेट है वह क्या है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? एमंग द ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर्स दैट आर essentially switched ethernet is AON, PON, NON या MON? तो राइट आंसर इसका AON। ठीक है, अब AON का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क। ठीक है, एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क। अब नेक्स्ट, गूगल ड्राइव से हम कौन सा फाइल फॉर्मेट सेव करेंगे? व्हाट इज द फाइल फॉर्मेट वी वुड सेव फ्रॉम गूगल ड्राइंग? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? GIF, STL, SVG या OCX?
तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी SVG। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लाइट पेन का क्या आशय है? बताइए, लाइट पेन का आशय मीन्स लाइट पेन क्या है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, काइंड ऑफ अ पेन या नन ऑफ दीज? तो लाइट पेन क्या है आपका? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, स्टार बैंड डॉट 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 प्रदान करता है, मीन्स स्टार बैंड्स हमें क्या प्रोवाइड करता है? FTTH इंटरनेट एक्सेस, केबल एक्सेस, टेलीफोन एक्सेस या सैटेलाइट एक्सेस? तो स्टार बैंड क्या है? एक 2 वे सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस थे जो यूएस के द्वारा अवेलेबल थी 2000 से 2015 तक। ठीक है, 30 सितंबर 2015 से यह डिसकंटिन्यू हो चुकी है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका राइट आंसर क्या है? सैटेलाइट एक्सेस। क्या है? सैटेलाइट एक्सेस कब से कब तक थी? 2000 से 2015 तक ये आपका अवेलेबल था। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पूरे इंटरनेट में लिंक का संग्रह एक परस्पर नेटवर्क बनाता है जिसे डॉट 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 कहा जाता है, मीन्स जिसे हम क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ लिंक्स थ्रू आउट द इंटरनेट फॉर्मिंग एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कॉल्ड हार्डवेयर, वर्ल्ड वाइड वेब, मॉडेम या राउटर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ल्ड वाइड वेब। अब नेक्स्ट, भले ही लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट पूर्ण स्क्रीन में प्रदर्शित हो, आप सेल की सामग्री को संपादित कर सकते हैं। इवन इफ द लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट इज डिस्प्ले इन फुल स्क्रीन, यू कैन एडिट द कंटेंट ऑफ अ सेल, ट्रू और फॉल्स? तो कोई दिक्कत नहीं है, फुल स्क्रीन पर है तब भी हम उसे एडिट कर सकते हैं। कोई भी सेल हमें एडिट करना है तो एडिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप वहां पर नॉर्मली F2 प्रेस करेंगे, आप एडिट वहां पर कर सकते हो। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मीनू में हम लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में फाइल से वीडियो सम्मिलित कर सकते हैं या करते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू वी इंसर्ट वीडियो फ्रॉम फाइल इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस? मीन्स लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में हम किस मेनू के माध्यम से अपनी फाइल में या प्रेजेंटेशन में वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं? इंसर्ट से, होम से, स्लाइड से या फिर व्यू से? तो यहां पर देखिए, न्यू पे जाते हैं, प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारा लिब्रे ऑफिस इंप्रेस ओपन हो जाएगा। और यहां पर लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में आप देखोगे तो आपको यहां पर मिलेगा इंसर्ट मेनू, है ना? तो इंसर्ट मेनू के माध्यम से हम आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। यहां पर जाएंगे तो दूसरा ऑप्शन हमें मिलता है ऑडियो और वीडियो का, जहां से अपनी फाइल में हम वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, इंसर्ट। अब नेक्स्ट, गूगल क्रोम में अतिरिक्त प्लगइन्स को नाम दिया गया है। इन गूगल क्रोम एडिशनल प्लगइन्स आर नेम्ड एज, मतलब क्या नाम दिया गया है? एड ऑन, एक्सटेंशन, क्रोम प्लगइन या प्लगवेयर? तो प्लगइन्स को एक्सटेंशन कहा जाता है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ट्विटर में ट्वीट के लिए अधिकतम सीमा कितने अक्षर की होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट फॉर ट्वीट इन ट्विटर? 140, 190, 280 या नन ऑफ दीज? ट्विटर, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 280 कैरेक्टर्स की इसकी लिमिट होती है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा बाजार प्रतिभूतियां नहीं होती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट सिक्योरिटी? ट्रेजरी बिल्स कंप्यूटर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या कॉमर्शियल पेपर? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, है ना?
ये आपकी मनी मार्केट सिक्योरिटी में नहीं आती है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे उच्च स्तरीय भाषा के लिए कंपाइलर के रूप में जाना जाता है जो एक मशीन पर चलता है और एक अलग मशीन के लिए कोड तैयार करता है? क्रॉस कंपाइलर, मल्टीपास कंपाइलर, वन पास कंपाइलर या ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर? बताइए। Which of the following is known as a compiler for a high level language that runs on one machine and produce codes for a different machine? तो we will call क्रॉस कंपाइलर, ठीक है, उसे क्रॉस कंपाइलर कहेंगे। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ब्लॉकचेन से क्या आशय है? Which of the following is meant by blockchain? A centralized ledger, a distributed ledger on a peer-to-peer network, an exchange या type of cryptocurrency? तो ब्लॉकचेन क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है ऑन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क पर एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है ब्लॉकचेन। अब नेक्स्ट, ओटीपी सुरक्षित है क्योंकि? ओटीपी सिक्योर बिकॉज मीन्स ओटीपी क्यों सुरक्षित है? इट इज डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस, ये प्रत्येक एक्सेस के लिए भिन्न भिन्न होती है। इट कैन नॉट बी शेयर्ड, इसे हम शेयर नहीं कर सकते। इट इज इजली टू जनरेट, ये जनरेट करने में आसान है, या नन ऑफ दी एबव। ओटीपी का मतलब क्या है? वन टाइम पासवर्ड, अर्थात एक ऐसा पासवर्ड जिसका उपयोग हम सिर्फ एक बार कर सकते हैं, और इसीलिए यह सिक्योर है क्योंकि ये प्रत्येक एक्सेस के लिए भिन्न भिन्न होती है। अब नेक्स्ट, यूपीआई में भाग लेने वाले बैंकों के लिए पात्र मानदंड यह है कि बैंकों को मोबाइल बैंकिंग सेवा के लिए आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और साथ ही ... पर लाइव होना चाहिए। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बैंक्स participating in UPI is that the bank should have received approval from RBI for mobile banking service and should also be live on APS, BBPS, IMPS या CTS। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, IMPS पर वो लाइव होनी चाहिए। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम प्रोग्राम है जो प्रोग्राम के व्यक्तिगत रूप से संकलित मॉड्यूल को एक ऐसे रूप में एकीकृत करता है जिसे निष्पादित किया जा सकता है? Which of the following is a system program that integrates a program's individually compiled modules into a form that can be executed? Interpreter, assembler, compiler या linking loader? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, लिंकिंग लोडर। ठीक है, लिंकर लोडर होता है वही चीज है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड संपादन की एक प्रक्रिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ कमांड एडिटिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूट करना या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सी कमांड संपादन की एक प्रक्रिया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आज की भी यह क्लास आपको पसंद आई होगी। तो सभी लोग क्लास को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यह परिवार आपका है, तो इसको सजाना और संवारना भी आपकी जिम्मेदारी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।